सभी लोगों का मैं विनोद शेड़गे। आज के इस हमारे बेसिक ट्रेनिंग जो हम टीम डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस मीटिंग में कि आप लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया है आज के इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ट्रेनिंग है आज का बेसिक ट्रेनिंग होगा, ये कोई किताबों से पढ़ी लिखी बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं आपके साथ मेरा जो पिछले 12 सालों का अनुभव है और मैंने जो प्रैक्टिकल वर्क किया, मैंने जिस तरीके से टीम डेवलप की, उसी के बारे में सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस मुझे आज शेयर करना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम 4 पॉइंट है हमारे, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट कवर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जानिए और समझिए, ये जो 21वीं सदी है और ये जो समय चल रहा है 2020, इन 2020 में आपने फैसला लिया है कि आप वेल्थ जेनिक्स के साथ अपना करियर बनाओगे। और आज बीच बीच में मैं थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन भी चाहता हूँ, ताकि समझ में आए कि आपके साथ जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है, या एंड में आपको अगर कुछ सवाल भी होंगे तो उसका भी मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ। तो आप प्रॉपर बने रहिए मेरे साथ में। 6 बजे का मीटिंग है, 7 बजे तक मुझे ये मीटिंग समाप्त करनी है। कोशिश पूरी रहेगी कि सही समय पर हम मीटिंग को समाप्त भी करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आज जो हम वेल जेनिक्स में काम कर रहे हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ यहाँ पर पर्पज के लिए आया है। और अगर आपका कोई पर्पज नहीं है तो सॉरी टू से, मैं पहला ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका वेल्थ जेनिक्स करने के पीछे अगर कोई पर्पज नहीं है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, तो सॉरी टू से वेल्थ जेनिक्स में आपको फेल्यूर ही मिलेगा। जी दोस्तों, और एक बात आप अपने पल्ले से गांठ बांध लीजिए और ध्यान में रखिए इस बात को, फेल्यूर हर इंडस्ट्री में है। वापस रिपीट करता हूं, फेल्यूर हर इंडस्ट्री में है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि फेल्यूर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। जी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो फेल हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो फेल हुए हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन के बिल्डर्स है जो फेल हुए हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, एंटरटेनमेंट की दुनिया में लाखों लोग फेल हो चुके हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र का, किसी भी फील्ड का नाम ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि उस फील्ड में लोग फेल नहीं हुए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे ही कोई लोग फेल होते हैं तो उनको ऐसा लगता है दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे टाइप वाला बिजनेस नहीं है, या फिर नहीं यार वो बिजनेस अपने स्टैंडर्ड का नहीं है, अपने लेवल का नहीं है। इस तरीके की लोग सोच रखते हैं। आज शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि यार शुरुआत फेल्यूर से क्यों हुई आज के इस मीटिंग की, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप वेल्थ जेनिक्स के अंदर आए हो तो विनर बनकर बाहर निकले। आपके जैसे हजारों लोगों को प्रेरणा मिले आपको देखकर कि यार वेल्थ जेनिक्स को ज्वाइन करना चाहिए और सच में वेल्थ जेनिक्स में हमारा करियर बनेगा। लोगों की ये जो सोच है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप मार्केट में जाकर किस तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस है वो दिखाते हो। और हमेशा ध्यान में रखना, ये बात दिमाग में डाल लेना, आपके स्ट्रगल को कोई पूछता नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, आप कितना संघर्ष कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, ये देखने के लिए दुनिया के पास टाइम नहीं है। दुनिया के पास छोड़िए, आपके घर वालों के पास भी टाइम नहीं है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया सिर्फ आपके अचीवमेंट को सैल्यूट करती है। ये जो दुनिया है
ये दुनिया छोड़े यार, आपके घर वाले जो भी है ना, वो भी आपके अचीवमेंट को सैल्यूट करती है। तो ध्यान में रखिए, बिना अचीवमेंट के मार्केट में आपका जो भाव है वो जीरो है। तो ऐसा क्या कारण होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जोश में जुड़ते जरूर हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी छोड़ भी देते हैं। आपने कई सारे लोगों को ऐसे देखा होगा। देखो, इस इंडस्ट्री में दो प्रॉब्लम है, दो मेजर प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है? लोग इसमें जुड़ते नहीं। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा। आई होप मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है? चैट बॉक्स में लिखिए आप लिख सकते हो यस, ताकि मुझे पता चलेगा। और शायद पता नहीं मीटिंग की सेटिंग्स क्या है, लेकिन मुझे स्क्रीन पर जी यहाँ पर लिखा है, कुछ लोगों ने यस, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया कि लोग जुड़ते नहीं है। जी वेरी गुड, कोई बात नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल है, कुछ लोगों ने ये लिखा है अभी तक तो नहीं, वेरी गुड, पॉजिटिव बात है ये। जी जी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि यस, ये प्रॉब्लम है, लोग इस बिजनेस में जुड़ते नहीं है, राइट। चलो दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ इस इंडस्ट्री का। जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो लोग काम ही नहीं करते हैं। चलिए बताए कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? लोग तो जुड़ गए लेकिन काम नहीं कर रहे। जी, बहुत पॉजिटिव आंसर आ रहा है मुझे कि जी सर, लोग तो जुड़ते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। क्या बात है, आज के इस मीटिंग में ना बहुत मजा आने वाला है। और हम दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे कि लोग जुड़ते क्यों नहीं, और जो जुड़ते हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे। चलिए, सॉरी मैं सबके मैसेजेस को अभी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ मुझे ये समझ में आया कि आप मेरे साथ एग्री करते हो कि लोग इसमें जुड़ते नहीं है, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, जुड़ने के बाद लोग काम नहीं करते, राइट। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मेरा जर्नी बताता हूँ। 2008 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। आने के बाद पहला जो 1.5 साल था, 18 महीना, जिसमें मेरा इनकम हुआ था 1,04,000। पूरे 1.5 साल में मैंने 1,04,000 कमाया था। और कुछ लोग इनिशियली मेरे साथ में जुड़े, बट बाद में वो लोग मेरे साथ काम नहीं किए। मतलब मैंने दोनों भी प्रॉब्लम को मैंने फेस किया। इनिशियली मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। 2008 का जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, और 2020 में जो हम वेल्थ जेनिक्स कर रहे हैं, आपको पता है आधी लड़ाई जो है आप वेल्थ जेनिक्स के साथ आने की वजह से ऑलरेडी जीत चुके हो। आधी लड़ाई जो हम लड़ाई करते थे 2008 में, सॉरी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिव एंगल से ले लीजिए। लड़ाई का मतलब होता है मार्केट में जाना, कस्टमर को प्लान दिखाना, कस्टमर को आपका कॉम्पनसेशन प्लान दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, उससे पेमेंट निकालना, उसकी क्लोजिंग करना, राइट। 2008 में जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ा था, हम जनरल प्रोडक्ट लोगों को बेचते थे। जनरल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? वाटर प्यूरिफायर है, इलेक्ट्रिक का ओवन है, या फिर शर्ट पीस है, पैंट पीस है, या फिर सूट का कपड़ा है, या फिर एनर्जी सेवर है, या फिर ओजोन करके एयर प्यूरिफायर था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट थे जो हम बेचते थे। उस समय हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था पता है? जब भी कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट लेकर जब मैं किसी भी घर में प्लान दिखाता था कि ये हमारे प्रोडक्ट्स है, तो कस्टमर का पहला ऑब्जेक्शन और सवाल ये आता था कि भाई तुम ये जो एग्जांपल कर लो, इसको आप वाटर प्यूरिफायर बोल लो या फिर इलेक्ट्रिक का ओवन बोल लो। जब हम ये प्रोडक्ट दिखाते थे तो कस्टमर सामने से क्या बोलता था? भाई साहब आप ये बेच रहे हो 6,990, क्योंकि वो प्रोडक्ट की प्राइस उस समय ये थी। आपको पता है क्या, ये सेम प्रोडक्ट
इससे भी बढ़िया ब्रांड मार्केट में 1800 रुपए में मिलता है। अभी आप मुझे बताइए, कस्टमर सामने से क्या बोल रहा है, ये जो आप 6990 में बेच रहे हो, मार्केट में सेम प्रोडक्ट 1800 रुपए में मिलता है, आप इतना ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हो? उस समय हम क्या समझाते थे पता है, कि सर ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको फेंक दो आप किसी घर के कोने में, हम आपको ये प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए, हम आपको आपके लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके कैसे सपने पूरे हो सकते हैं, आपका कैसे खुद का घर हो सकता है, आपके बच्चे कैसे बाहर पढ़ाई कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए हम आपके पास आए हैं। इस तरीके से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करते थे, कस्टमर को क्लियर करते थे और लोगों को जोड़ते थे। वेल्थ जेनिक्स में आप आधी लड़ाई क्यों जीत चुके हो पता है? हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर कोई भी कस्टमर बाहर इंक्वायरी करेगा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, और वो अगर 1 साल का पूरा कोर्स करने के लिए जाएगा, तो उसको ये कोर्स 6 लाख रुपए के नीचे, अगर कोई भी कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट रहने दीजिए या कितनी भी दीजिए, 6 लाख रुपए के नीचे उस व्यक्ति को कोई भी ट्रेनिंग दे, इंडिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो उनको ये ट्रेनिंग दे सकता है। तो हम आधी लड़ाई इसलिए जीत चुके हैं, हमारा एडमिशन फी 8,850 रुपये, हर महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 2590। फर्ज कीजिए 11 महीने के, मैं राउंड फिगर 3000 से कैलकुलेट करता हूँ, 11 महीने के होते हैं 33,000, और पहले महीने में उस आदमी ने पे किया है 8,850, तो टोटल 12 महीने का जो कैलकुलेशन है वो होता है 41,000। तो आप मुझे बताइए 6 लाख कहा और 41,000 कहा, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके हैं, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केट की जो वैल्यू है वो 6 लाख रुपया है, और हम हर परिवार को प्रोवाइड कर रहे हैं 41,000 में। और उसमें भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एडमिशन फी आपको 8,850 पे करने हैं, 50 है, आप ब्रेकअप में पे कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, सॉरी, हर घर में एक ट्रेडर, ये जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, ये एक ट्रेंड सेटर है, एक नई थीम है हमारे लिए। मार्केट में आज के डेट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। चलिए मैं मुद्दे पर आता हूं वापस घूमकर, कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्विट क्यों करते हैं, क्या रीजन है क्विट करने का। दोस्तों सबसे पहला रीजन, ध्यान से सुनिए, और ये जो रीजन है, ये रीजन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया का कोई भी ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशली वेल्थ जेनिक्स में, आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। तो क्या वो रीजन है दोस्तों? जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और जो क्विट करते हैं, उसका एक ही रीजन है कि उन लोगों का कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है वेल्थ जेनिक्स करने का। उन लोगों का वाई, जो कहते हैं ना वाई, WHY, क्यों वेल्थ जेनिक्स करना है, ये क्लियर नहीं होता है। जिन लोगों के पास वेल्थ जेनिक्स बिजनेस करने का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं है कि यार नहीं ये चाहिए, मतलब चाहिए, हर हाल में चाहिए, अगर इस तरीके का एटीट्यूड नहीं है, सॉरी टू से, ऐसे सभी लोग वेल्थ जेनिक्स में क्या, दुनिया के किसी भी सेक्टर में जाएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूं 100% फेल ही होंगे। तो अगर आपको लगता है मुझे वेल्थ जेनिक्स के बिजनेस में
बड़ी अचीवमेंट करनी है, मुझे वेल्थ जेनिक्स में 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, मुझे वेल्थ जेनिक्स में अपने सपनों को साकार करना है, मुझे वेल्थ जेनिक्स में तरक्की करनी है, तो मेरे भाई पहले बैठिए, 2 घंटा टाइम निकालिए अपने आप के लिए। दिन भर दुनिया भर के लोगों के साथ हम बात करते हैं, दोस्त का फोन आया, इसका फोन आया, उसका फोन आया, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, एंजॉयमेंट करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स खोला एक मूवी देख लेते हैं, सब कर लेते हैं हम दिन भर। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या कभी आप अपने आप से बात करते हो? और अगर नहीं करते हो तो प्लीज आज का ये मीटिंग खत्म होने के बाद आराम से खाना खाइए, अकेले में बैठिए और अपने आप से पूछिए कि मैं वेलजेनिक्स क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है मेरा वेलजेनिक्स को जुड़ने का, क्या वेलजेनिक्स को बड़ा करने के लिए आप आए हो? इस गलत फहमी में कभी मत रहना। वेल्थ जेनिक्स एक हाथी की तरह है और इस हाथी को धक्का मारने के लिए ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से 5,000 से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं, जो इस हाथी के ताल पर ताल या कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो वेल्थ जेनिक्स हर हाल में आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो विजन है वो क्लियर है, फाउंडेशन रेडी है, पूरे इंडिया में वेल्थ जेनिक्स के साथ लोग ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं। आप रुकोगे, आपका नुकसान है, आपके रुकने से वेल्थ जेनिक्स का नुकसान है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अगर रुके तो 100% आपका नुकसान है। तो जब ये मीटिंग खत्म होगा, सेल्फ टॉक कीजिए कि आपका पर्पस क्या है वेल्थ जेनिक्स में जुड़ने का। मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो मेरा पहला सवाल, जो जितने भी लोग मुझे प्रॉब्लम्स बताते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को किससे समझाऊं, लोग तो जैसे ही कुछ बोलता हूँ बोलते हैं मार्केटिंग है क्या, नेटवर्किंग है क्या, ऐसा बोलकर सीधा लोग टाल देते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा पहला सवाल है, अगर उन लोगों में आप भी शामिल हो तो मेरा आपसे भी ये सवाल है कि आपने वेल्थ जेनिक्स को चुना क्यों? कौन रीजन है? स्ट्रॉन्ग रीजन का मतलब समझिए, स्ट्रॉन्ग रीजन का मतलब ये होता है कि अगर वो चीज आपको नहीं मिली, अगर वो आपका सपना साकार नहीं हुआ, तो आप जी नहीं सकते हो। ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों भर के स्ट्रॉन्ग रीजन थे। तो स्ट्रॉन्ग रीजन होने का फायदा आपको क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं जिन लोगों को हम अप्रोच करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कस्टमर। अब कस्टमर की पहली सी बात करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कस्टमर है, अब कस्टमर का मतलब क्या होता है? सब्जी मंडी में जाकर तरकारी सब्जी खरीदने वाला भी कस्टमर है, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाकर एलईडी खरीदने वाला भी कस्टमर है, मोबाइल गैलरी में जाकर मोबाइल खरीदने वाला वो भी कस्टमर है, किसी होटल में जाकर खाना खाने वाला वो भी कस्टमर है, किसी कपड़ों के दुकान में, साड़ी के दुकान में जाकर खरीदने वाली साड़ी या फिर खरीदने वाले कपड़े वो भी कस्टमर है, हम जिनको एजुकेशन का पैकेज बेच रहे हैं वो भी कस्टमर है। कस्टमर की आदत है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कस्टमर की आदत है बार्गेनिंग करना और रिजेक्ट करना। कस्टमर की आदत क्या है? बार्गेनिंग करना और रिजेक्ट करना, ये कस्टमर की आदत। जितने भी कस्टमर, जो भी मार्केट में आप जिसको भी मिलोगे, कभी भी दिमाग में ये बात डालकर चलना कि कस्टमर बैठा है आपको रिजेक्ट करने के लिए। अब इसमें भी दो प्रकार है। पहले तो कस्टमर का माइंडसेट समझिए। कोई कस्टमर जब मार्केट में सब्जी तरकारी भी खरीदता है और वो अगर पूछता है कि भैया ये आलू क्या भाव दिए, जब वो आलू बेचने वाला कहता है भाई 50 रुपए किलो, तो कस्टमर का माइंडसेट ये होता है, बार्गेनिंग करता है, 40 में दे दो ना भैया,
बार्गेनिंग होती है, कोई 40 में बेचता है, कोई 45 में बेचता है, कोई 50 में बेचता है। बहुत सारे लोग लेते नहीं है, बार्गेनिंग करके और निकल जाते हैं। कभी किसी साड़ी के दुकान में चले जाना, वो जो सेल्समैन है जब किसी कस्टमर को साड़ियां दिखाता है ना, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 25 नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। अगर आप आपके किसी भी फैमिली मेंबर के साथ शॉपिंग पर गए हो, 50-50 साड़ी खोलकर दिखाता है वो सेल्समैन, लेकिन कस्टमर खरीदता नहीं। तो पहले तो ये दिमाग में डाल लीजिए, कस्टमर का स्वभाव है, एक तो वो आपको रिजेक्ट जरूर करेगा, और जरूरी नहीं है कि आपने उसको बेचने की कोशिश की तो वो आपसे खरीदेगा। अच्छा, अब इसमें दो बातें जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, जब आप 100 लोगों को अप्रोच करते हो, 100 कस्टमर को जब आप अप्रोच करते हो, तो 73 कस्टमर्स आर रेडी टू ज्वाइन विथ। जब आप 100 लोगों को अप्रोच करते हो तो 73 कस्टमर्स आर रेडी टू ज्वाइन विथ यू, लेकिन पहले वो आपको चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपको वेलजेनिक्स के प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है वो देखते हैं, और आपको जबरदस्ती फालतू में 2-4 ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपकी टेस्ट लेते हैं कस्टमर। 100 लोगों को अप्रोच करने के बाद 73 लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। उसी तरीके से जब 100 लीडर, 100 वेलजेनिक्स के मेंबर जब कस्टमर को अप्रोच करते हैं, उनमें से सिर्फ 8 ही लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास लोग ज्वाइन करते हैं। अब ऐसा क्यों है और क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है, बेसिक ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जाता है, ये आज का जो वेडनेसडे का ट्रेनिंग है, हर वेडनेसडे को हमारे वेलजेनिक्स परिवार के लिए ये बेसिक ट्रेनिंग लिया जाता है। और 101 पावरफुल लीडर है जिनको अनुभव है, पूरे इंडिया में जिनका टीम बना हुआ है, ऐसे टॉप स्पीकर्स, ऐसे टॉप लीडर्स हमारे पूरे परिवार के लिए ये बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं ऑन टीम डेवलपमेंट के ऊपर। आज आपको कसम खानी है कि ये जो वेडनेसडे का 4 बेसिक ट्रेनिंग होता है, हर ट्रेनिंग में आपको खुद को बैठना है, और जितने नए लोग आपके साथ एसोसिएट हुए हैं उनको भी इस मीटिंग के अंदर आपको बिठाना है। लोग क्विट क्यों करते हैं पता है? बेसिक ट्रेनिंग में आपको जो भी सिखाया जाएगा वो अगर आप 100% इंप्लीमेंट करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं, 100% आप सक्सेसफुल बनोगे। क्यों? ये किताबी ज्ञान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक यूनिवर्सिटी है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, और जिन जिन लोगों ने इस पर प्रैक्टिकली वर्क किया है उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। और इसीलिए दोस्तों कहता हूं मैं, जो भी आज बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, 100% जितने भी लोग फॉलो करेंगे बिना खुद का दिमाग लगाए। ये जो खुद का दिमाग लगाने वाली बात है ना, ये इस बिजनेस में या फिर आपके सक्सेस में दिक्कत पैदा करती है, अड़चन पैदा करती है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला आज का होमवर्क है क्या? आज का पहला होमवर्क है कि जब ये मीटिंग खत्म होगा, रात को हमारा ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाएगा, 2 घंटा बैठिए, पेपर लीजिए, पेन, और सेल्फ टॉक कीजिए कि मैं वेलजेनिक्स में जुड़ा क्यों, और अपना जो स्ट्रॉन्ग रीजन है पहले उसको ढूंढिए। अब वो स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है वो आपको पता है कि आप वेलजेनिक्स क्यों कर रहे हो। जब तक आपके गोल्स स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे 2021 में ये करना है, 2022 में मुझे ये खरीदना है, 2023 में मैं ये करूंगा, 2025 में मैं इंटरनेशनल टूर पे जाऊंगा विद फैमिली, ये सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। पहला होमवर्क आज आपका ये है कि वेलजेनिक्स में जुड़ने के पीछे आपके रीजन क्या है।
2021 में आप क्या करना चाहते हो, 2022 में क्या करना चाहते हो, 2023 में क्या करना चाहते हो, 2024 में क्या करना चाहते हो, 2025, 5 साल में आपको क्या हासिल करना है, विथ डेट, आपको स्पेसिफिक आप लिखने हैं। जितने भी हमारे रैंक अचीवर्स थे, और हमारा लास्ट इवेंट हुआ था 4 अक्टूबर को, तो हमने सर्टिफिकेट के साथ साथ एक गोल बुक भी दिया हुआ है। मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो गोल बुक है उसका स्नैप लेके या उसका फाइल बनाकर आप आपके टीम को भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखिए, ये बिजनेस में जीतना बहुत आसान है, लेकिन जीतने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, एट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। जितने भी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, जितने भी लोग बहाना देते हैं, जितने भी लोग बहाना बनाते हैं, वो जिंदगी में पैसा नहीं बनाते हैं। और जितने भी लोग बहाना नहीं देते हैं, वो जिंदगी में हमेशा पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का आपका पहला टास्क ये है, आप बैठोगे, सेल्फ टॉक करोगे, आने वाले 5 सालों में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है वेलजेनिक्स के बिजनेस डेवलप करने के पीछे, वो आपके पास राइटिंग में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट, आज आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, एक आदमी एवरेज 200 लोगों को जानता है, ये सर्वे है। आपको क्या करना है, एक फर्स्ट क्लास डायरी लेना है। जैसे यहाँ पर ये एक डायरी है, थैंक्स टू गोवा टीम, जिन्होंने ऑफिस के इनॉग्रेशन के दिन ये डायरी गिफ्ट की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें 100 करोड़पतियों का सर हमें फोटो लगाना है विद देयर नेम एंड देयर स्टेट एंड सिटी। और मैंने भी उनको कहा था कि 8-10 गोवा के लीडर थे कि आप लोगों का भी फोटो यहाँ पर चाहिए इस डायरी का। तो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या कीजिए, एक अच्छी सी पावरफुल, मतलब पावरफुल इन द सेंस जो दिखने में क्या कहते हैं उसको यार, वर्ड, एकदम प्रॉपर एक डायरी ले लीजिए। आपको 200 लोगों का नाम लिखना है। कितने लोगों का? 200 लोगों का मिनिमम। अगर आपके मोबाइल में 500 से ज्यादा नाम है, तो 500 से ज्यादा लोगों के नाम आप एक एक पेज पर ना एक ही नाम लिखना। अब एक पेज पर एक ही नाम क्यों लिखना है, और ये लिस्ट बनाने से फायदा क्या होगा, पहले तो वो समझ लीजिए। लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? कुछ लोग लिस्ट बनाते नहीं है। ऐसे लोग वेलजेनिक्स में जुड़ने के बाद 2 हफ्तों के बाद ही सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी, मैं वेलजेनिक्स में जुड़ गया, कोई भी मेरे साथ जुड़ नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है पता है? जो लोग अपनी डायरी बनाते नहीं है, वो क्या करते हैं, सिलेक्टेड 2, 4, 5 लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। ये 5 लोग मीटिंग में आते नहीं है, या फिर आते हैं तो जुड़ते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं करते, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो जो वेलजेनिक्स में जुड़ा हुआ है, उसको ऐसा लगता है यार मैंने 5 लोगों को बताया, एक भी बंदा जुड़ा नहीं। इसका मतलब वेलजेनिक्स का जो बिजनेस है वो ठीक नहीं है, कुछ तो गलत है, और इसीलिए लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ नहीं जुड़ रहे, लोग क्या सोचते हैं, वेलजेनिक्स का बिजनेस खराब है इसलिए लोग नहीं जुड़ रहे। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिकॉज वी आर इन सेलिंग फील्ड, हम यहाँ पर लोगों को एजुकेशन का पैकेज सेल करते हैं, साथ ही साथ उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर रहे हैं, जिसे हम फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं, राइट। और हम जो बेच रहे हैं उसमें कस्टमर का दोनों हाथों से फायदा है। प्रोडक्ट को यूज करके भी वो पैसा बना सकता है, फ्रेंचाइजी का प्रमोशन करके भी वो पैसा बना सकता है,
राइट। स्टोरी सुनिए, ध्यान से सुनिए, और अगर पेपर पेन लेकर बैठे हुए हो तो पूरा नहीं बट एटलीस्ट पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए जाइए, क्योंकि जब आप लिखते हो आपके दिमाग में वो चीजें 2 बार बैठ जाती है। एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल, जो आप गूगल पर जाओगे ये स्टोरी आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, ईरान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेहदी फखरजादे। मैं वापस रिपीट करता हूं, आपको गूगल पर ये स्टोरी मिलेगी, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ध्यान से इस स्टोरी के ऊपर अभी नजर रखिए, बाद में आपको ये गूगल पर भी स्टोरी मिलेगी। उनका नाम है मेहदी फखरजादे। ये व्यक्ति रहने के लिए ईरान में था। ईरान में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं थी। काफी साल पहले की बात है, करीब 80-90 साल पहले की बात है। तो वो हमेशा सर्चिंग में थे कि मुझे ऐसा कोई तो काम मिल जाए कि जो काम करके मैं अमीर आदमी बनूं, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज बैठी थी कि मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे रिच बनना है, राइट। टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट, तो यूएसए से एक टूरिस्ट आया हुआ था ईरान देखने के लिए, और मेहदी की एक हमेशा से आदत थी, कोई भी फॉरेनर दिखा तो उनके साथ जाकर बात करना कि यार मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं क्या करूं। तो उस यूएसए के टूरिस्ट ने उनको बताया, गाइडेंस किया कि यार तुम्हारा इस में कुछ होने वाला नहीं, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो तुम डेवलप कंट्रीज में चले जाओ, तुम यूएसए चले जाओ, वहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो आपका लाइफ वहां पर बन जाएगा। मेहदी फखरजादे अपनी वाइफ के साथ और 2 महीने के बच्चे के साथ जितना भी ईरान में उसका जो भी छोटी मोटी जमीन वो भी था, सब कुछ बेचकर वो यूएसए चले गए। अब यूएसए जाने के बाद आपको क्या लगता है, वहां जान पहचान का उनका एक भी व्यक्ति नहीं था। तो आपको लगता है बिना स्ट्रगल किए, बिना संघर्ष किए उनको कुछ कामयाबी मिली होगी? कुछ नहीं, सब काम किए। टॉयलेट क्लीनर से लेकर, पेट्रोल पंप पर काम करने से लेकर, कुक का काम करने से लेकर, हर काम वो करते रहे। और उनका उस समय पे हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी वो तो भूखे पेट सोते ही थे, बट इतने छोटे से बच्चे को भी भूखे पेट सोना पड़ता था। दोस्तों, ये दिन वो इंसान देख रहा था। अब आगे स्टोरी सुनिए, बहुत जरूरी है और बहुत पावरफुल है। जॉब करते करते उनको जॉब लग गई एक इंश्योरेंस एजेंट के घर पे। और वो जो इंश्योरेंस एजेंट जिसके घर पे वो काम करते थे, जैसे ऑफिस बॉय कैसे होते हैं वैसे घर पे भी बहुत सारे लोग रखते हैं ना, सारा काम घर का उनको करना है। तो उन्होंने उनसे पूछा था कि सर एक्चुअली मेरा ड्रीम था यूएसए आने के पीछे, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो फिर उन्होंने गाइड किया कि आप एक काम करो, आप इसमें आ जाओ, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ आप। तो उसके लिए क्या करना है, एग्जाम देना है वगैरह वगैरह, फलाना सब कुछ हो गया। और मेहदी फखरजादे इंश्योरेंस एजेंट बन गया। इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद 40 दिन लगातार उन्होंने उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम किया, लेकिन एक भी पॉलिसी उनको मिली नहीं। और उस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो डायलॉग कहा था ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा काम नहीं है, मैं पॉलिसी बेच ही नहीं सकता हूँ। ये उनकी मानसिकता बन गई, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज से इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा। और गए, जिनके माध्यम से वो इंश्योरेंस एजेंट बने थे, वो उनके एडवाइजर थे। सेम कंपनी में उनके वो बिजनेस एडवाइजर थे। उनको जाके उन्होंने सरेंडर किया कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा काम, 40 दिन हो चुके हैं, 1 रुपया मुझे मिला नहीं, ना ही मेरे पास से किसी ने पॉलिसी परचेज किया। अब वो जो बिजनेस एडवाइजर थे, उन्होंने उनको ना एक बहुत अच्छी डील दी। डील क्या थी ना, ध्यान से सुनिए। डील ये दी उन्होंने कि चलो ठीक है, आपको नहीं करना है ना बिजनेस, आप मत कीजिए, मैं आपको मेरी तरफ से ना कमीशन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक डील है, आपको काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना है? उन्होंने कहा डेली आपको 50 लोगों को मिलना है। कितने लोगों को मिलना है? 50। डेली 50 लोगों को मिलना है। 50 के 50 लोगों ने अगर आपको पॉलिसी खरीदने से मना कर दिया, तो आपको मेरे पास आना है, और $50 मैं आपको पर डे का दूंगा। पर डे का $50 मेरे पास से आपको मिलेगा। सिर्फ आपको 50 ना सुनना है,
50 ना सुनो, 50 लोगों को मिलो, उसने अगर आपको बोला हमको पॉलिसी नहीं खरीदनी है, आपको मेरे पास आना है, मैं आपको $50 दे दूंगा। तो उस वक्त मेहदी फखरजादे को ये डील बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस जमाने में लोग महीने का $50 कमाते थे। $50, $100 मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो वो खुशी खुशी रेडी हो गया, और नेक्स्ट डे उनका जर्नी स्टार्ट हो गया कि चलो 50 लोगों को मिलना है, इंश्योरेंस लोगे, यही पूछना है, अगर मना कर दिया तो सीधा सर के पास जाना है और उनसे $50 लेना है। तो उसके अंदर एक अलग ही जोश था, अलग ही जुनून था, क्योंकि वो जो $50 थे ना, उसको पता था कि कंफर्म मुझे रात को घर जाते वक्त $50 जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता था, सब लोग ना बोलेंगे। फर्स्ट डे का स्टोरी ऐसा था, 34 लोगों को वो मिले, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ठीक, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, वो एक 50 लोगों, सॉरी 35 लोगों को मिले, 34 लोगों ने मना कर दिया, और जो 35वां व्यक्ति था वो बोला यस आई एम इंटरेस्टेड, मैं पॉलिसी खरीदना चाहता हूं। और उन्होंने उनको 2-4 टेक्निकल सवाल पूछे पॉलिसी के बारे में, वो जवाब उनको पता नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो बिजनेस एडवाइजर है उनको कॉल किया, कॉल करके पूछा कि ये एक शख्स है पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, इनके 2-3 सवाल है। तो 3 वे कॉल हुआ, बिजनेस एडवाइजर ने कस्टमर को सवालों के जवाब दे दिए, और 35वें कॉल पे फर्स्ट डे उनका पहला पॉलिसी बिका। उस दिन वो मिलने के लिए गए बिजनेस एडवाइजर को, और बिजनेस एडवाइजर ने उनको क्या जवाब दिया, सॉरी आज मैं आपको $50 नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपका जो 35 कॉल था, 35वां जो कॉल था, उन्होंने आपसे पॉलिसी परचेस कर लिया, जिस वजह से आपका एक दिन का जो इनकम है वो $100 हो चुका है। आप सोचिए दोस्तों, एक दिन में 34 कॉल फेल हुए, 35वें कॉल में एक इंसान ने पॉलिसी खरीदी। जो इंसान $50 के लिए इतना खुशी खुशी काम कर रहा था, उसे उसी दिन सेम डे उसको कितने डॉलर्स मिले, $100 मिले। नेक्स्ट डे क्या हुआ पता है, नेक्स्ट डे उनका 22 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, टाइम नहीं है, नहीं खरीदना है वगैरह फलाना ढिमका, जो नेगेटिव रिस्पॉन्स मार्केट में लोग हमें करते हैं ना, उस तरीके से। और जो 23वां कॉल था, जो 23rd कॉल था, उन्होंने क्या पूछा पता है हमको, जी मुझे इंटरेस्टेड है, एक काम कीजिए, मेरे रिलेटिव्स भी, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, आप तीनों का पॉलिसी निकालिए। नेक्स्ट डे मेहदी फखरजादे का जो इनकम था वो $50 तो नहीं हुआ, क्योंकि वो शर्त हार गए ना सेकेंड डे में, लेकिन उनका नेक्स्ट डे का जो इनकम था वो $200। इस बात से हमें क्या सीखने के लिए मिला, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो लोग इंश्योरेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं ना, उनको पता है कि मेहदी फखरजादे कितना बड़ा नाम, करोड़ों रुपए का उनका एसेट बन चुका है। जो ड्रीम देखकर वो यूएसए गए थे, वो सारे सपने वो साकार कर चुके हैं। उनका जो नेट वर्थ है वो कई बिलियंस में है। आप गूगल पर जाओगे तो आपको सारा उनका डिटेल्स में देखने के लिए मिलेगा, और वो जो स्टोरी है वो भी आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। बेस्ट सेलर बुक बन गई वो। बुक का नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, हम भी सेलिंग स्किल्स में हैं। 4 लोगों को, 5 लोगों को या 10 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दिखाने से नहीं चलेगा। टारगेट लीजिए आज के आज, एटलीस्ट 200 लोगों को आप वेलजेनिक्स का बिजनेस प्लान 100% दिखाओ। और 200 लोगों को आप तभी इनकम प्लान या बिजनेस प्लान दिखा सकते हो वेलजेनिक्स का, जब आपके पास 200 लोगों का डेटा एक डायरी में आएगा। क्योंकि जब आपके पास 200 लोगों का डेटा रहता है, और आप जब देखते हो अच्छा 4 लोगों ने मना किया, आप कैलकुलेशन करते हो अभी भी 196 लोग बाकी है। तो इस बिजनेस में आने के बाद, वेलजेनिक्स में आने के बाद, कुछ लोग 2 हफ्तों के बाद ही गायब क्यों होते हैं? रीजन ये है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए जितने भी लोग नए आपके साथ एसोसिएट होते हैं, कंपलसरी वेडनेसडे के 4 बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको बिठाइए। तभी उनको पता चलेगा कि किस तरीके से ये बिजनेस और किस तरीके से जो टीम डेवलपमेंट है ये होती है। अब यहाँ पर हर पेज पर आपको एक ही नाम लिखना है। ऐसा क्यों? सेलिंग
इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। एक बार ध्यान में रखिए, सेलिंग जो है ना, ये साइंस भी है और आर्ट भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप एक पेज पर एक नाम लिखोगे तो क्या फायदा होगा और कैसे आप लोगों को इनवाइट कर पाओगे ना, इसका मैं आपको अभी फॉर्मूला बता रहा हूं। जब आप डायरी पर किसी भी व्यक्ति का पहला नाम लिखोगे तो उस पेज पर आपको क्या क्या मेंशन करना है। देखिए, हमें क्या करना है पता है क्या? जिस भी इंसान को आप अप्रोच करने वाले हो, उस इंसान के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। अब सारी जानकारी का मतलब क्या होता है? कौन सी जानकारी है जो आपके पास होना जरूरी है बिफोर अप्रोचिंग? उसको इनवाइट करने के पहले उस व्यक्ति की पूरी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। और हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप ये वर्कआउट नहीं किया तो आप किसी भी व्यक्ति को जब इनवाइट करोगे वो आपको रिजेक्ट ही करेगा। एकदम आसान करके मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, जनरली देखो, अभी बड़ी बड़ी बीमारियों को बाजू में रखिए, लेकिन मैं मेरी बात करता हूँ। जब हम कुर्ला में रहते थे और बचपन में बुखार आया, क्या करना है? डॉक्टर के पास जाओ। सर्दी हो गई, सर्दी नहीं जा रही, क्या करना है? डॉक्टर के पास जाओ। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो एक्चुअली रिस्पेक्टेड टू ऑल डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स भी है हमारे परिवार में जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, डॉक्टर्स करते क्या है? जब आप जाते हो, स्टेटस्कोप निकालते हैं, आपका देखते हैं कि आप किस तरीके से आपके हार्ट के ऊपर रख करके आप किस तरीके से ब्रीथ कर रहे हो, फिर पीठ पर रखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर टॉर्च लेंगे, आंखों में मारेंगे, और बाद में डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा बताइए आपको तकलीफ क्या है? आप मुझे बताइए, डॉक्टर्स को जब तक पेशेंट तकलीफ नहीं बताता है, क्या वो डॉक्टर उसको दवाई दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। और हमें भी, ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट के जगह पे आप कस्टमर रखो। हमारे लिए ये पेशेंट ही है। ये कौन सा पेशेंट है पता है हमारे लिए? जो आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है। हमारा जो कस्टमर है वो पेशेंट है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, एंड वी आर द डॉक्टर्स। हम डॉक्टर है, उनका वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं। थोड़ा सा एग्जांपल मैच करने की मैंने कोशिश की है। हम डॉक्टर है, हमारे पास आने वाला जो कस्टमर है वो पेशेंट ही है हमारे लिए। सिर्फ वो फर्क ये है कि हमारे पास आने वाला जो कस्टमर है उसके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है और हमें वो ठीक करनी है, हमें वो दूर करनी है। सेम रोल प्ले करना है। डॉक्टर हेल्थ की बीमारी ठीक करते हैं, हम फाइनेंस की बीमारी को ठीक करने वाले डॉक्टर हैं। इसीलिए उनकी पूरी जानकारी आपके एक पेज में आना जरूरी है। जो भी कस्टमर को आप अप्रोच करोगे उसकी, जैसे कि क्या क्या आना चाहिए। नंबर 1, उसका नाम डायरी में लिखिए, बड़े अक्षरों में लिखिए। नंबर 2, वो कहाँ पर रहता है, उसका लोकेशन लिखिए। कौन से सिटी में रहता है? मुंबई में रहता है तो मुंबई, दिल्ली में रहता है तो दिल्ली, उड़ीसा में रहता है तो उड़ीसा में, जहां पे भी रहता है, गोवा में रहता है तो गोवा में। तो आपने उनका सिटी लिख लिया। सिटी के बाद लिखिए उनका प्रोफेशन, कि वो बाय प्रोफेशन वो करते क्या है। प्रोफेशन के बाद फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ माता पिता है, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा और पेरेंट्स। जितने भी फैमिली के अंदर मेंबर्स है सब के डिटेलिंग में नाम लिखिएगा। उसके बाद अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, वो बच्चे करते क्या है? स्कूल में पढ़ते हैं तो कौन से स्टैंडर्ड में है और क्या पढ़ रहे हैं? कॉलेज में है तो कौन से कॉलेज में है और क्या पढ़ रहे हैं? लिख लीजिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी का बेटा कॉलेज में है तो वो कौन से प्रोफेशन को चुनने वाला है। इसका फायदा क्या होगा? जैसे ही आप उसके बच्चे का प्रोफेशन, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या फिर उसको डॉक्टर बनना है, या फिर उसको इंजीनियर बनना है, तो आपके सामने एक फिगर आएगी। इंजीनियर बनना है तो 10 लाख लगेगा, डॉक्टर बनना है तो 30 लाख लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 20 लाख।
whatever, आपको वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लिखिए वो जहाँ पे रहता है वो घर उसका खुद का है या भाड़े से है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस घर में वो रहता है वो घर उसका खुद का है, रेंट का है, या कंपनी ने गेस्ट हाउस दिया है, कंपनी का क्वार्टर है, उसमें रहता है। ये आपको स्पेसिफिक पता होना जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा इतना डिटेल में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बहुत फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। आपने लिख लिया कि उसका घर खुद का है, रेंट पे है, या जिस कंपनी में वो जॉब करता है वहां से वो क्वार्टर मिला है वहां पर वो रहता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको लिखने हैं कौन से ईएमआई फिलहाल वो पे कर रहा है। वो होम लोन का ईएमआई पे कर रहा है, बाइक का ईएमआई पे कर रहा है, मोबाइल का ईएमआई पे कर रहा है। अब आपको क्या लगता है ये इंफॉर्मेशन सामने वाला आपको देगा? 100% आपको देगा। जितने भी आपके करीब के लोग हैं वो उनके, क्योंकि लोगों को रोने में बहुत इंटरेस्ट है, हर आत्मा की पीड़ा है कि कोई तो उसे सुने। जब आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछोगे, कभी भी किसी को ये मत पूछना कि आप इनकम कितना करते हो, कोई नहीं बताएगा आपको। सामने वाले की कॉलर टाइट कब होती है पता है? अरे सर आपका खर्चा तो बहुत होगा, आपका इतना अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल है, खर्चा तो आपको बहुत होता होगा। जब आप किसी को भी पूछोगे ना कि आपका महीने का एक्सपेंसेस कितना है, वो बताने में लोगों को बहुत ज्यादा रुबाब आता है। अरे मेरा इतना खर्चा है, उतना खर्चा है, ये घर का ईएमआई जाता है, ये बाइक का ईएमआई जाता है, फिर बच्चों का एजुकेशन जाता है, हर महीने में ये पॉलिसी में पैसा डालता हूँ। वो बताने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। ये कुंडली क्यों निकालनी है, जब हम इन्विटेशन पर जाएंगे तो आपको मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपने निकालिए सारे, उसके जितने भी ईएमआई चल रहे, कुंडली आपके हाथ में है। उसके बाद आखिरी 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लोगों को आपको अप्रोच करना है वेल्थ जेनिक्स के लिए जिनका इनकम 20,000 के ऊपर है। जिन लोगों का इनकम 20,000 के नीचे है, ऐसे लोगों को अगर आप अप्रोच करोगे, गलती से 100 में से एक आध व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका इनकम 10,000 रुपया रहता है पर मंथ का। ऐसे लोगों को लोग मीटिंग में आओ, आप बैठो, आपका घर बनेगा, आपके सपने पूरे होंगे, मोटिवेट करते हैं। आप देखो तो सही, एक बार जुड़ के तो देखो। टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। जो आदमी 10,000 में खुशियां मना रहा है वो आदमी प्रोग्रेस के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर वो आदमी प्रोग्रेस के बारे में सोचता ना तो वो 10,000 में पड़ा नहीं रहता। तो मेहरबानी करके जब आप पूरी लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट में बाद में आपको कैटेगराइज करना होगा कि कौन से लोगों को अप्रोच करना है। आपका वक्त बहुत कीमती है, ध्यान में रखिए। हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी आपने ली है। तो ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए जिनका इनकम 10,000 रुपया पर मंथ का है। 10,000 कमाने वाले आदमी को जब आप आपका प्लान दिखाओगे, जब वो जैसे सुनेगा ना कि 8,850 रुपया भरना है, उसका वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। नंबर 1, जिनका इनकम 20,000 के ऊपर है ऐसे ही लोगों को अप्रोच कीजिए। नंबर 2, एज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिन लोगों का एज आपके लिस्ट में 18 साल से लेकर 45 के बीच में है, जिन लोगों का एज 18 साल से लेकर 45 के बीच में है, उन लोगों को 90% प्रायोरिटी में रखिए। जिन लोगों का एज 45 एंड अबव है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको अप्रोच नहीं करना है, लेकिन उनको 10% प्रायोरिटी में रखिए। 18 से लेकर 45 का जो एज ग्रुप है उनको 90% प्रायोरिटी में रखिए। क्यों? क्योंकि ये जो एज है, 18 साल की जो एज है, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, जुनून और ड्रीमर्स की एज है ये। 40, 35, 45 वाली जो एज है, घर बनाना है, लोन को क्लियर करना है, सपनों को साकार करना है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, बच्चों का एजुकेशन देखना है। ऐसे लोग कुछ ना कुछ मार्केट में ढूंढते रहते हैं।
बहुत रेयरली ऐसे होता है कि 45, 50, 60 वाले लोग होते हैं जो एनर्जेटिक ही रहते हैं और जो तत्पर ही रहते हैं कि मार्केट में कब कौन सा अपॉर्चुनिटी आएगा और मैं मार्केट में अच्छे से काम करूंगा, बट ऐसे बहुत रेयरली होता है। 90% लोग 45 जब पार करते हैं उनकी सोच क्या हो जाती है पता है? जितना मेरे को करने का था उतना मैं कर लिया, जितना मेरे को मेहनत करना था मैंने कर लिया, जितना मुझे भागना था दौड़ना था मैं भाग लिया, अब जो भी है वो मेरा बेटा देख लेगा, मेरी बेटी देख लेगी, मुझे जितना करना था वो मैं कर चुका। ऐसी बाय डिफॉल्ट मेंटालिटी तैयार हो जाती है एज के साथ साथ। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 100% लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट 90% केसेस आपको ऐसे ही मिले। इसीलिए आपका जो एज ग्रुप है बहुत मैटर करता है। जब आप लिस्ट बनाओगे तो 18 से लेकर 45, 50 को भी आप ले सकते हो, बट 18 से लेकर 50 के बीच में जितने भी लोग हैं सबसे पहला टारगेट आपका उनके ऊपर होना चाहिए। बाद में जो बचे हुए हैं 50 के ऊपर के, उनको आप 10% प्रायोरिटी में रखो। तीसरा प्रायोरिटी आपको किसको रखना है? तीसरा प्रायोरिटी आपको रखना है जिसके पास रोज के 2 घंटे 4 घंटे खाली है। जिसके पास रोज के 2 घंटे 4 घंटे खाली है, ऐसे सभी लोगों को आपको तीसरे थर्ड कैटेगरी में रखना है दोस्तों। जब आप इस तरीके से आपका एक डायरी में एक कस्टमर की पूरी कुंडली निकाल कर बैठोगे कि भाई उसका नाम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, कौन से सिटी में रहता है, क्या पढ़ा लिखा है वो, उसका इनकम कितना है, अब आपके पास ना एक कस्टमर का ना पूरा कुंडली तैयार हो गया। अब आते हैं इनविटेशन के ऊपर। इनविटेशन क्या होता है दोस्तों? इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रित करना। अब आमंत्रित करने के दो प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार तो ये है, आप जिस टेरिटरी में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में रहता हूं और मैंने 200 लोगों का लिस्ट बनाया है, तो मैं क्या करूंगा, मुंबई के नियर बाय, मुंबई के नियर बाय 50 किलोमीटर, मुंबई से नियर बाय 50 किलोमीटर कितने लोग रहते हैं उन 200 लोगों में से? उन 50 लोगों का मेरा टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल 50 लोग आ गए, 200 लोगों में 50 लोग ऐसे निकले जो मुंबई में रहते हैं। उन 50 लोगों को मुझे पर्सनली मिलकर प्लान दिखाना है, ये बात ध्यान में रखिए। अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिलना जुलना स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो भी आपके रेडियस में है तो उनको आपको पर्सनल मिलकर प्लान दिखाना है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, आपके जो अपलाइन है उनको साथ में ले जाइए और प्लान दिखाइए। अगर आपके अपलाइन आपको साथ नहीं दे रहे, आप उनको मिलिए। यूट्यूब पर हमारा वीडियो है, मोबाइल ऑन कीजिए, उसके बाजू में बैठिए, वो वीडियो उनको भी देखने दीजिए, आप भी खुद देखिए। अगर आपके पास आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में देखिए, लेकिन ध्यान में रखिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है इस बिजनेस के अंदर। ऑनलाइन भी काम करना है, ऑफलाइन भी आपको काम करना है। अब यहाँ पर बात ध्यान में रखिए, बचे हुए जो 150 लोग हैं, इन 150 लोगों को आपको इनवाइट करना है। ये जो 150 लोग हैं उनको आपको इनवाइट करना है। अब इनवाइट करने का सही तरीका क्या है वो समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ना बेग करते हैं, प्लीज आप ना मेरा मीटिंग अटेंड करो, बहुत अच्छा मीटिंग है, आप भी पैसा कमाओगे, आप कमाओगे तो मैं भी कमा लूंगा, आप जुड़ोगे तो आपकी वजह से मेरे को भी 1500 रुपए का कमीशन आएगा। ध्यान में रखिए, किसी को भी इनवाइट करते समय बेग मत कीजिए, भीख मत मांगिए, प्लीज मत बोलिए, प्लीज टाइम निकालो मत बोलिए। आपका जो रोल है ना वो लाइफ ट्रांसफॉर्मर का रोल है। हम किसी से कुछ लेने के लिए लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। डे वन से ये माइंडसेट बनाइए, हम जिस भी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं उसकी जिंदगी सपनों से साकार करने के लिए हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। हम उसके घर में चाहते हैं कि एक ट्रेडर कोई ना कोई बने, ताकि उसका जो घर है वो खुशहाल बने और उसके परिवार के सारे सपने पूरे हो। ये हमारा काम है, ये हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है।
तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करके मीटिंग में मत बिठाइए, आपका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। तो इनवाइट कैसे करते हैं दोस्तों? इनवाइट करने का सबसे आसान तरीका, लोग बोलते यार नहीं, लोग आते नहीं है, सुनते नहीं है, रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ये एक इनविटेशन कार्ड है शादी का, और ये शादी का इनविटेशन कार्ड मैं किसी को देने के लिए गया, तो मैं क्या बोलता हूं, आप और आपका परिवार सारे लोग मिलकर इस शादी में जरूर उपस्थित हुए और वधु को या वर को आशीर्वाद जरूर दीजिए। और हाथ जोड़ते हैं और चलते हैं। घर वाले पूछते अरे चाय तो लो, शरबत तो लो, थोड़ी देर तो बैठो। तो जो निमंत्रण देने के लिए व्यक्ति गया है वो क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, अभी टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, ये देखो अभी ना और 200 लोग, 200 कार्ड पड़े हुए हैं, कैसे कैसे करके, कैसे भी करके ना ये लोगों तक इनविटेशन पहुंचना जरूरी है। लेकिन हाँ, बाद में ना फुर्सत में आकर चाय पानी शरबत करने, और वो व्यक्ति निकल जाता है। हमारी गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम हमारे वेलजेनिक्स का मीटिंग देखने के लिए किसी को भी इनवाइट करते हैं, इनविटेशन शुड बी शॉर्ट। एक लाइन में, एक सेंटेंस में आपको लोगों को इनवाइट करना है। इनविटेशन लेंदी नहीं होना चाहिए, ये लंबा चौड़ा इनविटेशन। जैसे कि कुछ लोग इनवाइट करते हैं, अच्छा भैया क्या कर रहे हो आज? कुछ नहीं, आप बताइए, हम तो बैठे हुए हैं, रात को 9 बजे हमारा एक बिजनेस मीटिंग है, उसको अटेंड कर लीजिए। सामने से एक सवाल आता है, कौन सा मीटिंग है? तो ये बोलता है वेल्थ जेनिक्स का मीटिंग है। सामने वाला सवाल पूछता है, अच्छा वेल्थ जेनिक्स क्या है? ये बोलता है कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये बोलता है थाने की इंडियन कंपनी है। क्या काम करती है? लोगों को सिखाती है। कितना पैसा लेते हैं? अरे ज्यादा नहीं, 8,850 लेते हैं। अच्छा उसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, आपको सिखाया जाता है। उससे क्या फायदा होता है? आपको ट्रेडिंग करना होता है। ट्रेडिंग करने के लिए पैसा लगता है क्या? हाँ जी बिल्कुल लगता है। कितना पैसा लगता है? आपकी मर्जी, 50,000, 5 लाख। इस तरीके से वो व्यक्ति इनवाइट करते समय पूरा प्रोसेस बता देता है, और उस व्यक्ति को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात जाती है, अगर मैं इसके साथ मीटिंग में बैठा तो ये मेरा 8,850 रुपए निकाल कर लेगा। समझने की कोशिश कीजिए, मैं वो जो शादी का इनविटेशन कार्ड था उससे कनेक्ट करता हूँ आपको। हम गए शादी को इनवाइट करने के लिए, और वहां पर उन्होंने पूछा हो गया सब अरेंजमेंट? तो निमंत्रक ऐसा बोलता है क्या सब अरेंजमेंट हो गया है, हॉल डिसाइड हो गया है, मंडप वाले को हमने बता दिया है, डेकोरेटर वाले को हमने बता दिया है, हलवाई वालों को हमने स्पेशली करके बोला है अलग अलग प्रकार की 10 मिठाई बनाना। दूल्हे का जो सूट है वो तो हमने ऐसे सिलवाया है, ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी करके लिखा हुआ है। और दुल्हन का जो जोड़ा था ना वो स्पेशली हमने बरेली से मंगवाया है, बहुत पावरफुल है। उसका जो कलर है ना वो दुल्हन के जोड़े का कलर, ऐसा रेड आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। फिर हमने डीजे रखा हुआ है, बारात भी बहुत शानदार होने वाली है, ऐसी शादी होने वाली है आप देख नहीं पाओगे। घोड़े भी आने वाले हैं नाचने के लिए, डीजे भी लगने वाला है, डांसर्स भी हम लोग बुला रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। ऐसा कोई बोलता है क्या? और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है इनवाइट करते वक्त। तो इनवाइट करना क्या है, आपने उसकी कुंडली निकाली थी ना, आपने डायरी में पढ़ना है, मुझे अभी इनवाइट करना है, और फर्स्ट नाम में एक नाम आ गया अजय माथुर। तो मैंने पूरी कुंडली पढ़ ली अजय माथुर की, और मुझे एक जवाब मिल गया कि अजय माथुर का ईएमआई जाता है महीने का 35,000 रुपया। तो जब मैं अजय माथुर को कॉल करूंगा तो अजय माथुर को मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिजनेस मीटिंग अटेंड करो। अजय माथुर को मैं बोलूंगा कि तेरा भाई तू ये जो 35,000 का ईएमआई हर महीने पे कर रहा है, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जानता हूं जहां से तेरा ये 35,000 का मामला सॉल्व हो सकता है। 6 महीने के बाद तेरा जो ईएमआई है, ये जो तेरे ऊपर जो बर्डन है वो खत्म हो जाएगा। अब वो पूछेगा क्या है, जवाब मत दो।
बोलो मैं बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करूंगा, और फोन को रख दो। क्या करना है? अजय माथुर को मैंने कॉल किया, बोला तेरा 35,000 का ईएमआई का मेरे पास सॉल्यूशन है। वो पूछेगा बता क्या करना है। अरे बोलना नहीं नहीं नहीं, रुक जा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, तेरे को बाद में फोन करता हूँ। फोन करो ही मत आप, मत करना फोन। अगर सामने से उसका फोन नहीं आया ना, तो आप जो बोलोगे वो मैं हार जाऊँ। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, कस्टमर को आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स। कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, उसके पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जब आप किसी भी कस्टमर के साथ उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बात करोगे, सामने से आएंगे, मीटिंग भी अटेंड करेंगे और आपको वो ज्वाइन भी करेंगे। तो जब आप किसी भी व्यक्ति का कुंडली निकाल रहे हो, इसीलिए मैंने आपको कहा था हर कस्टमर का डिटेलिंग करो, हर कस्टमर का डिटेलिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूसरा एक कैंडिडेट है, दूसरा कस्टमर है जिसका नाम है विजय चौहान, और मुझे अब उनको कॉल करना है। विजय चौहान की जो एज है वो 48 है, और उनकी जो लड़की है ऑलमोस्ट 25 की हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में लड़कियों की शादी होती है। तो जब लड़कियों की शादी होती है तो पैसा लगता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख कॉमन खर्चा है एक शादी के लिए। तो जब मैं विजय चौहान सर को कॉल करूंगा तो मैं बोलूंगा, विजय सर, हमारी दीदी के शादी के लिए आपने उस दिन मुझे कहा था कि बजट है 12 लाख रुपए का। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिस वजह से ये 12 लाख का फायदा, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग है, आपको ये 12 लाख रुपए के लिए ना हेल्प हो सकती है। अब आपको जैसे ही आपने उसको बताया कि 12 लाख रुपए के लिए आपको हेल्प हो सकती है, सामने से पहला क्वेश्चन क्या आएगा? अरे बता बता जल्दी बता, क्या है, क्या क्या सोल्यूशन है? इमीडिएटली बोलो यार एक अर्जेंट कॉल आ रहा है विजय सर, मैं ना आपको बाद में फोन करता हूँ, और फोन रख। अब आपने क्या किया है, ना वेल जेनिस का नाम लिया, ना ट्रेडिंग का नाम लिया, ना एजुकेशन का नाम लिया, ना कितना पैसा भरना है, आपने कुछ बोला ही नहीं। आपने क्या बोला, आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, आपकी बेटी की शादी 12 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास सॉल्यूशन है, वो 12 लाख आपको कैसे आएगा? क्या है मेरे पास सॉल्यूशन? आपके 12 लाख का मेरे पास सॉल्यूशन है। सामने से उसका कॉल आएगा, और जब ऐसे लोगों का सामने से कॉल आएगा तब उनको बोलना है एक एडवाइजर है, आज शाम को मीटिंग है 9 बजे की, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है वो मीटिंग हो चुकी है फुल। आपने मुझे जल्दी कॉल नहीं किया, वो मीटिंग हो चुकी है फुल, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि कौन से लोग उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ कि आज का ये जो मीटिंग है आप अटेंड कर पाए। तो जैसे ही विजय चौहान और अजय माथुर का मुझे फोन आया, तो मुझे जवाब देना है एडवाइजर आज मीटिंग लेने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, लेकिन हमें पहले ही उनको एडवांस में बताना पड़ता है कि कौन से लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो एक्चुअली मैं आपका नाम देना चाहता था, लेकिन लेट हो गया, मीटिंग हो चुका है फुल। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, परमिशन निकालता हूँ कि आप भी उस मीटिंग को अटेंड कर पाए। इससे क्या होता है पता है दोस्तों, उस मीटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो आप क्रिएट करते हो। दिस इज कॉल्ड आर्ट। सेलिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कहां पर है, आपने उसकी पूरी कुंडली निकाली, यह है साइंस। आर्ट क्या है, जिस तरीके से मैं अभी इनवाइट कर रहा हूँ उसके पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, और जिस तरीके से मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ कि जब उनका कॉल आएगा तो आपको बोलना है मीटिंग फुल है, एडवाइजर जो है हमारे इंचार्ज, एक बार मैं उनसे बात करता हूँ, अगर आपको जगह मिली तो मैं आपको जूम का एक लिंक शेयर करता हूँ, मीटिंग को अटेंड कीजिए, बाद में बात करते हैं। इससे आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा पता है?
99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि हमारा मीटिंग अटेंड करने के बाद हर व्यक्ति आज तलाश में है कि कुछ ना कुछ इनकम सोर्स उसको चाहिए, राइट? तो ऐसा बहुत रेयरली होगा कि मीटिंग अटेंड करने के बाद वो आपको मना करे, और अगर मना भी करता है तो अगेन उसके आगे की प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्विटेशन करने का और एक तरीका, अच्छा तरीका, पहला तरीका तो ये दिमाग में डालिए, हम जो लोगों को बोलते हैं ना कि क्या लोग बोलकर लोगों को इनवाइट करना चाहिए, तो उसका वन लाइन आंसर ये है, कस्टमर का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वही आपका इनविटेशन है। मुझे 10 लाख का प्रॉब्लम है, तो जब आप मुझे इनवाइट करोगे तो आप मुझे मेरे 10 लाख के लिए इनवाइट करना। आप जिस कस्टमर को कॉल कर रहे हो उसके पास खुद का घर नहीं है, तो जब आप उसको कॉल करोगे तो उसको मीटिंग, बिजनेस, ट्रेडिंग मत बात करो, उसको बोलो तेरे को खुद का घर खरीदना है ना, कितने टाइम में तेरे को तेरा खुद का घर खरीदना है? अरे यार एटलीस्ट 2 साल में, 3 साल में तो चाहिए, 5 साल के अंदर तो चाहिए ही चाहिए। उसको बोलो तेरा खुद का घर ना 3 साल में बनेगा, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। जैसे वो बोलेगा क्या है, उसको बोलो यार सामने से एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, तुझे बाद में बात करता हूँ। थोड़ा सा धक्का दीजिए, रिजेक्ट कीजिए, वेटिंग पर रखिए, उतावले मत होइए लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसे कहते हैं आर्ट, और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि सेलिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। सेलिंग साइंस भी है और वो एक आर्ट भी है। आप किस तरीके से उसको यूज करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितने भी लोग फाइनेंशियली आपसे साउंड है, जितने भी लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जितने भी लोग ऑलरेडी आपसे बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को हमको इनवाइट करना है तो क्या फॉर्मूला है और क्या तरीका है इनविटेशन का? बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे से औहदे में, मेरे से रुतबे में, मेरे से इनकम में, मेरे से लाइफस्टाइल में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको अगर मुझे इनवाइट करना है, तो मेरा बहुत सिंपल तरीका रहेगा इनविटेशन का। और मैं कहूंगा कि जो भी, जिसका जो भी नाम है, जो भी आपका वो रिलेटिव है, रिश्ते में दादा है, भाई है, काका है, मामा है, मैं कहूंगा काका आप मेरे लिए रोल मॉडल हो। जिंदगी में कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपके जैसा ही बनूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं आपके जैसा सक्सेसफुल बनूं और आपके ही नक्शे कदम पर चलूं। और जिंदगी में जब भी मुझे नसीहत की, एडवाइस की जरूरत हो, तो मैं आपसे ही वो एडवाइस लूंगा। जब आप किसी की भी तारीफ करते हो ना दोस्तों, लोगों को बहुत खुशी मिलती है, उनके जो गाल है ना लाल लाल हो जाते हैं खुशी से। जब भी आप किसी की तारीफ करो, सामने वाला बंदा फ्लैट हो जाता है, वो इतना फ्लैट हो जाता है, अंदर ही अंदर वो डायलॉग मारता है, बच्चे की जान लेगा क्या, इतना वो खुश हो जाता है। आपको क्या करना है पता है? उसकी तारीफ करो और फिर उसको फाइनल पंच मारना है, मैंने एक बिजनेस प्रोजेक्ट देखा है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, मेरा डबल माइंड हो रहा है। तो आप तो जानते हो हमारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मैं आपकी करता हूं, तो मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए कि ये बिजनेस में करूं या ये बिजनेस को मैं मना करूं। तो आप मेरे लिए 1 घंटा टाइम निकालिए, मैं आपको उस प्रोजेक्ट का, उस बिजनेस प्रोजेक्ट का लिंक शेयर करता हूं। उस बिजनेस प्रोजेक्ट का मीटिंग आप अटेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बताना, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। और आपने अगर मुझे मना कर दिया तो मैं भी उस बिजनेस को नहीं करूंगा। इससे क्या हो गया? पहले तो आपने उसकी तारीफ कर दी, दूसरी बात आपने उसको ये भी बताया, ये भी जताया कि आप अगर बोलोगे तो मैं करूंगा, आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा करना नहीं है, वो हाँ बोले ना बोले, हमारा पहला काम क्या है? उस व्यक्ति को मीटिंग तक लेकर आना, राइट? मैं आपको बताता हूं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो वेटिंग में है कि कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी आए और कहीं से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आए, ये उनकी सोच है। तो आपसे बड़े सक्सेसफुल लोगों को अगर आपको बुलाना है तो गिव देम रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ बात करो, उनकी तारीफ करो। आपके जैसे, आप मेरे रोल मॉडल हो,
ये जब आप किसी को भी कहते हो ना दोस्तों, वो खुशी खुशी हंसते हंसते आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। मीटिंग क्यों नहीं अटेंड करेगा? 100 नहीं 1000% वो आपका मीटिंग अटेंड करे। लेकिन अगर ऐसे लोगों को आपने बिजनेस एंगल से डायरेक्ट अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा हमारा एक बिजनेस मीटिंग है, काका मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप मीटिंग अटेंड करो, तो वो काका क्या बोलेगा पता है क्या आपको? क्योंकि उसका माइंडसेट क्या है, वो आपसे डबल सक्सेसफुल है, वो आपसे ज्यादा कमाता है, वो वेल सेटल्ड है, वो कार लेके चलता है, आपके पास बाइक नहीं है और आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो, तो वो आपको बोलेगा ये सब चक्कर में पड़ मत, कोई फायदा नहीं है, तू कोई दूसरा काम काज ढूंढ ले। तो ये हमारे साथ ना हो, तो क्या कर लेना है कि हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट के साथ साथ उसको बताना है कि आप मेरे रोल मॉडल हो, आपके जैसे बनूंगा। एक बार मीटिंग अटेंड करके मुझे एडवाइस दे कि मैं करूं कि नहीं करूं। वो 100% आपका मीटिंग भी अटेंड करेगा, 99% केसेस में लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ऐसे कई सारी मार्केट में एग्जाम्पल है, इस फॉर्मूले को, इस इन्विटेशन को अपनाने के बाद लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि इनविटेशन का सही तरीका क्या है, दो ही तरीके हैं। जो आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उनको क्रेडिट दे दो, उनको गुरु मान लो, रोल मॉडल बना लो और एडवाइस के लिए बात करो। और जो आपसे सक्सेसफुल नहीं है और जो आपके बराबर के हैं, उनकी कुंडली निकालो और उनका जो नीड है वो सर्च करो, उस नीड के लिए उनको इनवाइट करो। 100% वो लोग आपके साथ जुड़े। तो दोस्तों, ये हो गया था इनविटेशन की बात। अब बारी आती है फॉलो की। 7:20 हो रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक बेसिक है वो चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं आने वाले 5 मिनट में ये मीटिंग को समाप्त करूँ। तो चलिए, फॉलो बहुत जरूरी है। आज अगर आपने किसी को प्लान दिखाया या अगर आज आपने किसी को मीटिंग के अंदर बिठाया, यू हैव 24 to 48 आवर्स, आपके पास 24 से 48 घंटे हैं। 2 दिनों के अंदर आपका कंपलसरी फॉलो होना जरूरी है। और फॉलो का मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब होता है कि आपको उनको फोन करके हमारे बिजनेस के अंदर जोड़ना है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जीते हैं, हमारा प्लान इतना पावरफुल, हमारा प्रोडक्ट इतना पावरफुल, हमारा एजुकेशन, हमारा ट्रेडिंग, हमारा सिस्टम सब कुछ इतना बढ़िया है, मैं उसको फोन नहीं करूंगा। उसको गरज है, उसको जरूरत है, तो वो मेरे को पूछेगा। मैंने मेरा काम कर दिया, उसको मीटिंग में मैंने इनवाइट कर दिया, बाकी वो जाने, उसका किस्मत जाने। अगर उसका किस्मत अच्छा है तो मेरे साथ जुड़ेगा, किस्मत खराब है तो नहीं जुड़ेगा, जाने दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। इस तरीके का सोच भी कुछ लीडर्स रखते हैं। मेहरबानी करके ऐसा सोच मत रखिए। रीजन, जब आप किसी को भी प्लान दिखाते हो, कस्टमर जो है ना, कस्टमर वो एक खरगोश की तरह है। वापस रिपीट करता हूँ, कस्टमर जो है ना वो एक खरगोश की तरह है। में आपने एक स्टोरी सुनी होगी, झाड़ का एक पत्ता खरगोश के सर पर गिरा और उसको लगा कि पूरा, क्या बोलते उसको, आसमान टूटकर उसके सर पर गिरा। ऐसे ही कस्टमर के बारे में होता है। जब कस्टमर आपका मीटिंग अटेंड करता है, वो चुपचाप नहीं बैठता है, 2-4 लोगों से बात करता है। और ये 2-4 जो राय बहादुर है ना, हर गली में घूमते रहते हैं। हर गली में, हर सिटी में, हर चौराहे में ये सब राय बहादुर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, जीरो है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको भी करने नहीं देते। तो हर कस्टमर जब आपका मीटिंग अटेंड करता है, वो 2-4 राय बहादुर से राय लेने जरूर जाता है। और वो ऐसे लोगों से राय लेने जाता है जिनको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि वेल जेनिक्स करता क्या है। और ऐसे लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए आपका काम क्या है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर, अगर पॉसिबल है, आपके टेरिटरी में है तो पर्सनली मिलिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको उस व्यक्ति को कॉल करना है और 3 वे कॉल पे आपका जो अपलाइन है, आपका जो सीनियर है, उसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज का ख्याल रखना है, जब आप आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को 3 वे कॉल पर कनेक्ट करोगे तो जान पहचान कराने का समय और मौका आपके हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ,
मैं अगर मेरे किसी गेस्ट को मेरे अपलाइन के साथ 3 वे कॉल पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है और लोग करते क्या है वो मैं आपको बताऊँ। पहले तो लोग क्या करते हैं वो समझते हैं। जब किसी भी गेस्ट को अपलाइन के साथ एक लीडर जब कनेक्ट करता है 3 वे कॉल पर, तो लीडर क्या करता है पता है? गेस्ट की ना बहुत ज्यादा तारीफ करता है, बहुत ज्यादा, कि सर ये जो है ना अजय माथुर जी बहुत बड़े आदमी है, इनका ना इनके एरिया में नाम है। आप कहीं पे भी जाओ पटना में, आपको ना लोग इनके घर तक जाकर छोड़ेंगे। आज अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया ना सर, लोगों की लाइन लग जाएगी इनके पीछे। अब आपने क्या किया, अजय माथुर को पहले से ही उठाकर सिंहासन पर रख दिया, और बाद में लोग बोलते हैं, अजय माथुर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सर ये विनोद चड़िया हमारे सीनियर है, सर आप बात कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक सवाल है, अजय माथुर को वेलजेनिक्स में जोड़ना है या आपके अपलाइन को आपको वेलजेनिक्स में जोड़ना है? तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप 3 वे कॉल करोगे तो अजय माथुर का आपको एडिफिकेशन क्या करना है। अजय माथुर रहने के लिए पटना में है और बाय प्रोफेशन फलाना फलाना ये काम करते हैं, और फिर अजय माथुर को बताइए, सर अभी जो लाइन पर है कुमार मेटांगे सर, ये बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच है, ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी में इन्होंने बदलाव लाया है, सक्सेसफुल लीडर है और इस इंडस्ट्री से करोड़पति बने हुए हैं। तो मैंने आपके लिए, अजय जी आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपके लिए कुमार सर से थोड़ा सा टाइम मांगा है, उनका कीमती टाइम, तो वो अभी आपके साथ 5 मिनट बात करने वाले। इस तरीके से होता है 3 वे कॉल। कुमार सर को एडिफाई नहीं करोगे तो अजय माथुर सिंहासन से नीचे नहीं उतरेगा, अजय माथुर सिंहासन से नीचे नहीं उतरेगा, आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो किसी भी कस्टमर को पहले ही सिंहासन पर मत बिठाओ, सिंहासन पर अगर बिठाना ही है तो आपके अपलाइन को बिठाओ, क्योंकि जब आपके अपलाइन को आप सिंहासन पर बिठाओगे तो अजय माथुर सीखने के स्थिति में आ जाएगा, और आपका जो अपलाइन है अजय माथुर को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। ध्यान में रखिए, और अगर आप ये फॉलो करते हो तो 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इसको अवॉइड करो, 90% क्या 100% क्लोजिंग होता है। हमने ये किया है प्रैक्टिकल, ये हमारा एक्सपीरियंस है, और मेहरबानी करके फॉलो के बाद क्लोजिंग का टाइम आता है, पैसा मांगने से कभी भी शर्माना मत, पैसा मांगने से कभी भी शर्माना मत। कुछ लोग सब कुछ बैटिंग एकदम पावरफुल करते हैं, आकर अटकते कहां पर पता है? पैसा ही नहीं मांगते। अरे क्यों भाई, पैसा नहीं मांगोगे, ज्वाइन नहीं करोगे, तो आपने जो इतनी मेहनत की उसका फायदा क्या? कोई भी काम को शुरू किया तो उसका अंजाम हमें पॉजिटिव चाहिए ना, उसका जुड़ना जरूरी है, वो जुड़ेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे, आप भी आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद सवाल पूछते हैं, बहुत ही घटिया सवाल है ये, बहुत ही फालतू सवाल पूछते हैं। हाँ अजय जी मीटिंग अटेंड किया, कैसा लगा आपको? अरे मूर्ख आदमी, कैसा लगा ये कोई सवाल होता है? आपको क्लोजिंग करनी है, सवाल क्या होना चाहिए पता है? अजय जी आज आपने मीटिंग अटेंड किया, सच में आपकी जिंदगी का ना टर्निंग पॉइंट है। जिन्होंने आज मीटिंग किया ना, कविता पिल्लई मैम, उनका मीटिंग बहुत कम लोगों को अटेंड करने के लिए मिलता है, रेयरली, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही दिन टाइम देती है, एक ही दिन का टाइम मिलता है, वो मीटिंग करती है। आप लकी हो, आपने उनका सेमिनार अटेंड किया। मुझे बताइए अजय जी, आज के पूरे मीटिंग में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? सवाल क्या है, आज के पूरे इस मीटिंग में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्या? आपने अजय माथुर को वो सोचने पर मजबूर कर दिया जो आप चाहते हो, और आप क्या चाहते हो कि वो बंदा 8,850 रुपया भरे और आपके साथ जुड़े, आप यही चाहते हो ना? जब आप उसको चॉइस देते हो कि आपको कैसा लगा, सामने से जवाब क्या आएगा? आएगा हाँ ठीक लगा, समझ में नहीं आया, हाँ उतना कोई खास नहीं था, मजा नहीं आया, नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।
क्योंकि आपने सवाल फालतू पूछ लिया कि आपको लगा कैसा। अब वो थोड़ी ना चतुर बिरबल है जिसको सब सवालों के सब जवाब आते हैं, बट आपने गलत सवाल पूछ लिए। आपने जैसे ही सवाल को चेंज किया, आज के मीटिंग में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। और मैं जानता हूं कि आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप जब किसी भी मीटिंग को अटेंड करते हो तो बहुत ही दिल से और दिमाग से मीटिंग को अटेंड करते हो। क्या लगा आपको सबसे ज्यादा अच्छा? मैं आपको बोलता हूँ, वो आपको 3-4 बातें बताएगा। आज के मीटिंग में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, वो जरूर आपको बताएगा। आप सवाल तो पूछो, सवाल गलत रिप्लाई गलत, सवाल सही जवाब सही। और फिर उसको इमीडिएटली, जैसे आप उसने आपको 3 बातें अच्छी कही, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, बोला ठीक है, विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम मैं अभी आपका साइन अप कर रहा हूँ। जैसे मैं साइन अप करूंगा, आपको मैसेज आ जाएगा, वो टेक्स्ट मैसेज। कभी कभी मैसेज नहीं आता है, टेक्निकल एरर होता है। मैं आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दूंगा, साथ में आपको एक वीडियो भेजूंगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है और कैसे आपको आपकी आईडी टॉप अप करनी है। तो इमीडिएटली जैसे मैं आपको आपका आईडी पासवर्ड दूंगा, वेबसाइट पर जाइए, पेमेंट कीजिए, इमीडिएटली आपको साइन अप करना है, नेक काम में देरी नहीं करना है। और ऐसे कर कर जब आप फोन रखते हो, उसको लिंक शेयर करते हो, ये जरूर हो सकता है वो ऑब्जेक्शन डालें, बट वो कितना भी ऑब्जेक्शन डाले, आप अगर कॉन्फिडेंट हो और जिस तरीके से सिस्टमेटिकली सारे साइंटिफिक रीजन को फॉलो करते करते आप काम कर रहे हो, तो जुड़ना स्वाभाविक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ज्यादा ऑब्जेक्शन किस व्यक्ति को आते हैं पता है? ज्यादा ऑब्जेक्शन या ज्यादा रिजेक्शन कौन से व्यक्ति को आता है? जो व्यक्ति के पास नॉलेज कम रहता है, जो व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जो व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि हमारा जो एजुकेशन का प्रोडक्ट है हम उसमें सिखाते क्या है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का रूल हमेशा ध्यान में रखना, कस्टमर फर्स्ट बाय यू। लोग पहले आपको खरीदते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं, देन योर प्रोडक्ट एंड देन योर कंपनी। सबसे पहले कस्टमर बाय यू, देन योर प्रोडक्ट, देन योर कंपनी। पहले लोग आपको खरीदते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं, बाद में आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी लेते हैं, और फाइनली आपके कंपनी में दिलचस्पी लेते हैं। ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट, जितना ज्यादा आपको प्रोडक्ट का नॉलेज, उतना ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसीलिए रात को 9 बज गए, हमने परसों एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, 9 बज गए क्या। 9 जैसे ही बजेंगे आपको डेली मीटिंग्स अटेंड करना है। जिस दिन ट्रेनिंग है उस दिन ट्रेनिंग अटेंड करो, जिस दिन बीओपी है उस दिन बीओपी अटेंड करो। तब तक अटेंड करना है जब तक बीओपी आप खुद ना ले लो, तब तक अटेंड करना है ट्रेनिंग आपको, स्पेशली ट्रेडिंग के ऊपर, जब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना बन जाओ। अगर आप ये कंटिन्यूअसली मीटिंग को अटेंड करते रहते हो तो आपके पास नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा आपका स्किल डेवलप होगा। जो नॉलेज के बारे में आप लोगों से बात करोगे तो लोगों को लगेगा यार मजेदार आदमी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको नॉलेज भी बहुत है, इसके साथ तो मुझे जुड़ना ही चाहिए। लोग सामने से चलकर आपके साथ आएंगे और जुड़ेंगे, लेकिन आप नॉलेज तो लो, सही तरीके से सही ढंग से लोगों को इनवाइट तो करो। और दोस्तों मेरी आप सभी लोगों से विनती है, जूम के ऊपर हमारी रोज रात को मीटिंग है 9 बजे। स्पेशली हमारे जो बीओपी होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे रात को 9 बजे। आप कहीं पे भी रहो, रात की 9 बजे की मीटिंग आप कंपलसरी अटेंड करो। जूम का जो हमारा काउंट है उसको हमको बढ़ाना है, ताकि हम जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, उस ऑनलाइन काम में भी हमारी ग्रोथ रहे। फिजिकल फील्ड वर्क करना है क्या? बिल्कुल करना है। मैं दोपहर में 2 बजे से आई गेस 1 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ, अब तक 4 मीटिंग मैंने कर ली यहाँ पर बैठकर, तो ये तो करना ही करना है। बट रात को 9 बजे बहुत रेयरली कोई आपको समय देगा मीटिंग करने के लिए। किसी ने आपको समय दे भी दिया, आपको क्या करना है, 8:55 का अलार्म लगाइए। जैसे ही 8:55 पे अलार्म होगा, आपको क्या करना है, जूम मीटिंग को कनेक्ट करना है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके फैमिली में 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, सबको उस मीटिंग के अंदर कनेक्ट करवाइए,
ताकि हमारा जूम का मीटिंग का जो आंकड़ा है वो अगर बढ़ेगा तो वो देखकर भी हमारे साथ लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि बहुत सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों आई गेस सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं और 7:35 हो चुके हैं। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, एक्चुअली 1 ही घंटे का मीटिंग था, बट आई होप आप लोगों को आज का ये मीटिंग पसंद आया होगा। तो बने रहिए, अब ज्यादा समय में नहीं लेता हूँ क्योंकि 9 बजे वापस हमारा ट्रेनिंग मीटिंग है और मिलकर आगे बढ़ते हैं। 17 को हमारा नागपुर में इवेंट है, वेन्यू आपको मिल गया होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्लायर भेजा है। और 19 तारीख को भंडारा में इवेंट है, नागपुर से 50 किलोमीटर दूर भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी हमारे एक इवेंट है। तो मुझे लगता है कि वो केबीसी में डायलॉग है ना, भोपू बज गया, समय समाप्ति की घोषणा, 7:35 हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इसी तरीके से प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हर हाल में 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, इस साल का हमारा टारगेट है 100 लोगों को करोड़पति बनाना है। और वेलजेनिक्स दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आया है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जितने भी लोग एक साल में टारगेट लेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ 100% आप यहाँ पर करोड़पति बनोगे। और करोड़पति बनना ना दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना, करोड़पति बनना ड्रीम होता है, लेकिन ये ड्रीम पूरा करने के लिए लोगों को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, आप दिल लगाकर काम कीजिए, फील्ड पर उतरिए, ऑफलाइन भी काम कीजिए, ऑनलाइन भी काम कीजिए। मैं सबको वादा करता हूँ 100% हम सभी लोगों के सपने साकार करेंगे। और इस साल ये जो 100 का आंकड़ा है वो 100 मिलियनियर में अपने आप को देखिए, क्योंकि आप भी इसी साल, आने वाले एक साल में आप भी यहाँ पर करोड़पति बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय वेलजेनिक्स। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, बी रिच, अमीर बनिए। थैंक यू।